गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है 11th क्लास का, और वो क्या है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने लिख रखा है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं जो नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ एकेडमिक्स के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एक मानना है कि अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा होगा तो आपका नीट भी उतना ही अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो इसलिए मैं एकेडमिक्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर देता हूँ, ताकि कुछ परसेंटेज, क्योंकि 90% सिलेबस यही कवर हो जाता है, 10% है जो आप लोगों ने इन लेक्चर्स को देखकर प्रिपेयर करना है, और उसमें भी मेरी पूरी हेल्प होगी। अब जहां तक सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का सवाल है, देखो सेल क्या है। हम बड़ी बार कहते हैं कि 10th में, अब क्योंकि ये अब वो लोग आए हैं, ये नीट वाले लेक्चर भी देखेंगे, नीट के स्टूडेंट्स भी लेक्चर देखेंगे, और वो स्टूडेंट्स भी देखेंगे जो भी 10th से 11th में आए हैं। अब देखिए, बेसिक से शुरू करते हैं। जब सेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या ऐसा कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसा क्यों कहते हैं? अब देखिए, पहले बात यह है कि इस लाइन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। पता ही नहीं होता, हम सिर्फ कहते रहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बस चलो जी काम हो गया। देखो, पहली बात यह है कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए तो वो सिंगल सेल ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो सारे काम करता है। लेकिन जब मल्टी सेलुलर की बात आती है तो वहां उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बड़ी चेंजेस आती है। शुरुआत में तो जाइगोट है। शुरुआत में देखो, एक चीज समझने वाली है। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, यूनिसेलुलर में तो एक सेल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एक सेल की, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है। सेल है, फिर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर आगे जाकर क्या होता है? देयर इज टिश्यू डिफरेंशिएशन, है ना। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना पड़ेगा। टिश्यू डिफरेंशिएशन है। अब ये, क्योंकि सेल तो शुरू में सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन अब क्या होता है, हम कहते हैं देयर इज सेल डिफरेंशिएशन, एंड दोज सेल डिफरेंशिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। पहले तो सभी एक है, सबका जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है कि जैसे लीवर के टिश्यूज है, लीवर सेल्स है, वो अपना टिश्यू बना रहे हैं, है ना। स्टमक अपना टिश्यू बना रहा है, कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है, मस्कुलर टिश्यू बन रहा है, वो वही सेल जो है डिफरेंशिएट कर रहा है। सो यहां पर देखो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं टिश्यू डिफरेंशिएशन। और टिश्यू डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर है एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड सुप्रेशन ऑफ अदर्स। सुप्रेशन ऑफ अदर्स, क्या समझे भाई? कुछ हुआ? कुछ समझ आया? देखो, सोचने की बात है, समझने की बात है। हम ऐसा नहीं कि कोई भी लाइन लिख दे और चलो जी हो गया, चलो जाने दो, जैसे मर्जी जाने दो, ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर और फंक्शन को, इस लाइन को समझना बड़ा जरूरी है। यहां टिश्यू डिफरेंशिएशन या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है, या उसमें क्यों है? देखो, यहां हो क्या रहा है, ये टिश्यू डिफरेंशिएशन क्या होती है? सिंपल, कुछ सेल तो सभी सेम है, लेकिन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड सुप्रेशन ऑफ अदर्स। कईयों में कोई जीन एक्टिवेट हो गई और कईयों में कोई सुप्रेस हो गई, और उसकी वजह से क्या होगा, हर सेल डिफरेंटली बिहेव करना शुरू हो गया, डिफरेंटली फंक्शन करना शुरू हो गया। और जब ऐसा हो गया तो हुआ क्या, बॉडीज के टिश्यू फॉर्मेशन हो गया। और देखो, एक चीज टिश्यू डिफरेंशिएशन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट में, और वो क्या है? यहां पर देखो, टिश्यू डिफरेंशिएशन की वजह से ही हम कहते हैं इट प्रिवेंट्स
टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी है द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। जैसे स्टेम सेल्स, जर्म सेल्स, इनकी कैपेबिलिटी है कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये जो टिश्यू डिफरेंशिएशन है, जो किसकी वजह से होती है? एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड सुप्रेशन ऑफ अदर्स, इट प्रिवेंट्स टोटीपोटेंसी। इट इज एन इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिए, हम 2026 को लेकर मैं ये बात कर रहा हूं। समझ आ गई? यहां पर क्लियर है? इसीलिए सेल का देखो जो फंक्शन होता है ना, अगर देखा जाए कि सेल का जो फंक्शन है वो हमारी अल्टीमेटली बॉडी का फंक्शन होता है। सेल जो फंक्शन करता है टोटलिटी में, हमारी बॉडी अल्टीमेटली वही सारे फंक्शंस करती है। और अगर सेल का फंक्शन रुक गया तो हमारी बॉडी का फंक्शन भी रुक जाएगा। और यही रीजन है जो ये लाइन लिखी है ना हमने, ये वाली, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये है वो, ये मीनिंग है इसका। द फंक्शन ऑफ अल्टीमेटली इज द फंक्शन ऑफ द बॉडी इन टोटल, एंड इफ द फंक्शन ऑफ द सेल स्टॉप्स, द बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग। सो दिस इज द रीजन, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब देखो, जब हम यहां बात करते हैं डिस्कवरी, अब हम बात ले लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं, इस चीज पर आ जाते हैं। देखो, जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो किसने की थी? हम सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एकेडमिक क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक इन 1665। इसने किसकी डिस्कवरी की थी? द डिस्कवरी ऑफ द सेल। और डिस्कवरी ऑफ द सेल इसने कहां किए थे? ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, slices of cork having dead cells। उसने उसमें क्या देखे? डेड सेल्स देखे। बेसिकली इसने लिविंग सेल नहीं देखा था, इसलिए वो कॉर्क सेल्स जो आउटर बार्क के ऊपर होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, और उन डेड सेल्स के अंदर उसने कुछ कंपार्टमेंट्स देखे। वो कंपार्टमेंट्स खाली थे, जिसके बाहर क्या थी? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर थे। ये कुछ इस तरह से हनीकॉम टाइप और पॉलीगोनल टाइप, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स उसे दिखे। और इसके बाहर उसने क्या देखा? देयर इज सिंपल सेल वॉल, और अंदर क्या था? खाली। उसने इसको नाम क्या दे दिया? ही गिव देम ए नेम, सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म सेल was also given by the same scientist, given by रॉबर्ट हुक। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें, अब तो देखो इंट्रोडक्शन है आज चैप्टर की, तो ये ध्यान में रखना है हमें, क्या करना है पता ही नहीं लगे। अब उसके बाद जब ये चीज हो गई, रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि डेड सेल्स, उसने इसको टर्म भी दे दिया, सेल दे दिया। अब उसे ये, अब बेसिकली क्या हुआ कि अब उसके बाद जब सेल की डिस्कवरी हुई, अल्टीमेटली जो और इससे भी बाद में अगर देखा जाए तो इसके बाद भी बहुत सारी आगे चलते गए लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अल्टीमेटली उसने डिस्कवर किया लिविंग सेल। लेकिन जो बात हम करने वाले हैं, जो करने वाली है आज की इस इंट्रोडक्शन में, वो है दो साइंटिस्ट, सिक्लिडिन एंड सेक्वान। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मैं यही देखता हूं, सिक्लिडिन एंड सेक्वान इन 1839। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है।
इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या दिया, दे गेव ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी दे दी, क्योंकि ये एकेडमिक्स में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपको। मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसे सेल डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसके भी हम पॉइंट्स करेंगे। तो ये पहले आज एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर लेते हैं इसको। उसे सेल थ्योरी दी है। सेल थ्योरी क्या थी? सिंपल थी। उसने कहा all living organisms are made up of cells। सिंपल सी बात कही। और दूसरा पॉइंट उसने कहा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 2 पॉइंट्स कह दिए उसने। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट सेल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी मॉडर्न सेल थ्योरी। अब यहां देखो सेल थ्योरी में क्या था। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह दिया कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे बी प्रोटोजोन्स, मे बी मॉन्ड्रेन्स, मे बी फंगस, सब कुछ उसने कहा कि सब के एनिमल्स में, सब में दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। अभी हम कहते हैं कहीं ना कहीं ये सही था, कहीं ना कहीं ये सही था। अब बाद में देखेंगे गलत क्या था। मैं ये मान के चलता हूं कि अभी ये बिल्कुल सही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक्सेप्शन छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट उसने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा। अब ये सोचिए कि उस समय जब कुछ नहीं था, जब इसने डेड सेल्स देखे थे रॉबर्ट हुक ने, तो उसने एक अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी, क्योंकि वो एक फिजिस्ट था। उसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई, उसके नीचे उसने देखा, मिल गया। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसने ये भी कह दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसने देखा, लेकिन उसे ये नहीं पता था, इनको दोनों को नहीं पता था कि सेल बेसिकली बनता कैसे है, नए सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ द न्यू सेल्स अराइज। फॉर्मेशन किसी को नहीं पता थी, सिर्फ ये पता था कि बेसिक यूनिट है और सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, और बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। अब यहां एक लूप होल था, और लूप होल ये था, पता तो था नहीं बनते कैसे, हाउ डज द सेल फॉर्म, ये तो पता नहीं था। ये कब पता चला? जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी गई एक साइंटिस्ट के द्वारा। एंड हु वाज दैट? द साइंटिस्ट वाज रुडोल्फ वर्चर। देखिए ये नाम जरा याद रख लीजिएगा, रुडोल्फ वर्चर। और रुडोल्फ वर्चर ने क्या कहा? न्यू सेल्स arise from pre-existing living cells। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी टर्मिनोलॉजी आती है एग्जाम में, that is in its language omnicellular e-cellular। Omnicellular e-cellular means, what is the meaning of this sentence? The meaning is the new cells arise from the pre-existing living cells। जो पहले से सेल्स है वहां से अराइज होते हैं। और ये एक एक्सटेंशन थी, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था, ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था जो रुडोल्फ वर्चर ने दिया, ऑलमोस्ट 1835 में दे दिया उसने। बहुत बड़ा लैंडमार्क था ये, क्योंकि नए सेल्स के बारे में इसको तो पता ही नहीं था। सेक्रेडीन ने कुछ कहा, सेक्वान ने कुछ कहा, कोई कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं, कोई कहता है साइटोप्लास्ट से बनते हैं, पता तो था नहीं। लेकिन रुडोल्फ वर्चर ने एक एक्सटेंशन दे दी सेल थ्योरी में, एक और पॉइंट ऐड कर दिया। और वो पॉइंट ऐड क्या किया कि भाई नए सेल्स जो है वो पुराने सेल से बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो ये हमारी आज की एक पूरी इंट्रोडक्शन है सेल थ्योरी के बारे में, छोटा मोटा डिस्कवरी ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। डू लाइक,
subscribe and comment. Thank you very much.